क्लास 11 के एस ब्लॉक का ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इस क्लास में आप कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अल्कली मेटल्स के। एक कहलाता फ्लेम टेस्ट, दूसरा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड होगा हाइड्रेशन इंथैल्पी, फोर्थ होगा रिड्यूसिंग एजेंट, फिफ्थ होगा कंडक्टिविटी और मोबिलिटी, सिक्स्थ होगा लैटिस इंथैल्पी और सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। फर्स्ट, फ्लेम टेस्ट क्या होता है। कई बार आप देखे होंगे घर में खाना बनता रहता या फिर दूध उबलता रहता किसी बर्तन में, और खाने का कोई भी पदार्थ अगर बर्नर के गैस के बर्नर के फ्लेम में चला जाए तो उस बर्नर का वहाँ पर आग जो होती, फ्लेम जो होता, उसका कलर बदल जाता, चेंज हो जाता है। कई बार दूध उबल के गैस के अंदर चला गया बर्नर में तो वहाँ पर वो गोल्डन जैसा कलर बन जाता है, फ्लेम का कलर बदल जाता। यहाँ पर भी यही थ्योरी लिया गया जिसे हम लोग नाम देते फ्लेम टेस्ट। जैसे हर आदमी का अपना अपना फिंगरप्रिंट होता जिससे आधार निकलता है, वैसे ही हर एलिमेंट अल्कली मेटल के क्लोराइड का अपना अपना फ्लेम टेस्ट होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग एक वायर ले लेते, एक हमने रॉड लिया, कांच का रॉड होता, उसमें प्लेटिनम का वायर लगा होता या निकेल क्रोम का वायर लगा होता, तार लगा हुआ होता। इसको हम लोग कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भिगो देते ताकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गीला हो जाए, और उसके बाद जब हम लोग मेटल के अल्कली मेटल के क्लोराइड में इसको डुबोएंगे तो इसके ऊपर क्लोराइड अल्कली मेटल का क्लोराइड आकर चिपक जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होता जैसे कोई आदमी गीला हाथ से अगर चीनी वाले बर्तन में हाथ लगा दे या आटा वाले में लगा दे तो उसके हाथ के चारों ओर चीनी और आटा चिपक जाता। वैसे ही अगर आप इस प्लेटिनम वायर या निकेल क्रोमिंग जो वायर होता उसको अगर आप कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक से भिगो दें और उसको अल्कली मेटल के क्लोराइड में डुबो दें तो अल्कली मेटल का क्लोराइड इस पर चिपक जाता। क्लोराइड ही क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल के क्लोराइड वोलाटाइल होते, उड़नशील होते। उसके बाद हम इसमें नीचे में गैस का बर्नर होता, लैब प्रयोगशाला वाला बर्नर होता। जैसे ही बर्नर को आप ऑन करेंगे इससे फ्लेम निकला, जला, और प्लेटिनम वायर पर को जैसे ही इसके संपर्क में रखेंगे तो इसके जो मेटल के क्लोराइड हैं वो उड़नशील हैं, वो गर्म होने के बाद उड़ेंगे और इस फ्लेम का एक अपना कलर बनेगा। इसी को हम लोग नाम देते फ्लेम टेस्ट, जिससे अल्कली मेटल के क्लोराइड का हम लोग टेस्ट करते हैं। इसमें दरअसल होता ये, जो जैसे अल्कली मेटल के क्लोराइड को आप फ्लेम में डालेंगे तो ये वोलाटाइल होते, उड़ने लगते। एनर्जी गेन करने के बाद अल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते। इसी को हम लोग नाम देते एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन वह अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप मारकर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता, जिसका कारण क्या है? बाहर से एनर्जी मिलना। और जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता और ये उड़कर ऊपर की तरफ उठने लगता
तो ऐसी हालत में इसके जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चले गए वो वापस भी आते हैं, क्योंकि वो स्थिति तो अनस्टेबल होती, हायर एनर्जी रेगुलर तो मिलता नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता तो वो एनर्जी छोड़ता है। क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर में आने पर वो एनर्जी छोड़ता है, और वही एनर्जी है जो हमें अलग अलग कलर दिखाता। और इसी से हमें पता चलता है जो अल्कली मेटल के जितने भी क्लोराइड है वो अलग अलग रंग के देते, क्योंकि अलग अलग मात्रा में एक्साइटेशन के कारण वो ऊपर गया, तो ऊपर से नीचे आने में भी वो अलग अलग अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। इसी कारण से वो अलग अलग कलर दिखाता है। अब इसमें ये है, जिस मेटल का आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन की पकड़ उतनी कम होगी, वो उतनी आसानी से ऊपर जाएगा और फिर वो एनर्जी रिलीज करते हुए नीचे आएगा, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, इसी कारण से वो कलर दिखाता है। अब इसका अगला पॉइंट देखिए, फ्लेम में इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल के लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आते हैं। इस कारण से वो एक्साइटेशन हुए और डी एक्साइटेशन के दरमियान वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते, जिससे एनर्जी रिलीज होता, और इसी कारण से वो अपना अपना कलर दिखाता है। जैसे लिथियम का कलर हो गया क्रिम्सन रेड, मतलब रेड कलर, क्रीम जैसा रेड कलर। सोडियम का गोल्डन येलो, पोटाशियम का पेल येलो, रुबिडियम का रेड वायलेट रेड, सीजियम का ब्लू। तो ये सेट कार्ड, ये कलर आपको याद रखना होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो ये कलर जो भी दिखा रहा है, जिन मेटल के साइज बहुत कम होंगे, ऑटोमेटिक है उनके इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने में जो रेडिएशन छोड़ते वो हमारे देखने की सीमा से बाहर चला जाता, हम वो विजिबल नहीं होता, वो कलर नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। फोटो वर्ड एक वर्ड से बना जिसका नाम है फोटोन। फोटोन इज ए पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, वर्ड याद रखिएगा। फोटोन इज ए पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के पैकेट को ही हम लोग नाम देते फोटोन। लाइट एनर्जी के पैकेट को ही हम लोग नाम देते फोटोन। तो फोटोन इज ए पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आप आइए, इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग नाम देते इलेक्ट्रिसिटी। इफेक्ट वर्ड का मतलब हो गया प्रभाव। तो आप डिफिनेशन निकाल सकते, वह प्रभाव, वह इफेक्ट जिसमें लाइट एनर्जी के कारण या लाइट एनर्जी के सोर्स के कारण, हाई फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन के कारण उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता, इस पूरी प्रक्रिया को नाम देते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्कली मेटल्स ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। क्यों? तो गौर करिए, अल्कली मेटल का आकार बड़ा होता, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है उसका आकार बड़ा होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता, उसकी पकड़ कमज़ोर होती, थोड़ा सा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से सरफेस से बाहर निकल जाएगा, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का गुण दिखाएगा। जिस मेटल का आकार छोटा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी कम होगी, पकड़ मजबूत होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर पाता हायर, और मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, इसलिए छोटे आकार के एटम जल्दी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का गुण नहीं दिखाते। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा होता जाता,
आकार बड़ा होता जाता तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती, पकड़ कमजोर होगी, वो आसानी से निकल जाएगा। इसलिए नीचे वाले एलिमेंट ग्रुप में बहुत अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का गुण दिखाते हैं। जैसे इसके लिए हमने एक मेटल सरफेस लिया, इसके लिए हमने मेटल सरफेस लिया, ये हो गया मेटल का सरफेस। उसके सतह के ये हो गए एटम्स, उसमें हमने रेडिएशन डाला, विकिरण डाला। ये रेडिएशन इस सरफेस पर आकर टकराया, इस पर सरफेस पर जितने भी एटम हैं उसको एनर्जी मिला। एनर्जी गेन करने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आ गए। मान लेते हैं हम जो एनर्जी डाल रहे वो एनर्जी है 100, हम जो एनर्जी डाल रहे वो एनर्जी है 100। अब उस 100 में से मान लेते हैं 40 यूनिट का एनर्जी ऐसा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंच गया। इसे हम लोग नाम देते वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कार्यफलन हम लोग नाम देते, या इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते। मतलब जितना एनर्जी डाला गया उसका विभाजन दो भागों में। एक एनर्जी ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में शिफ्ट कर गया, और बाकी जो एनर्जी मिली उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता चला गया, और इसी घटनाक्रम को हम लोग नाम देते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वह प्रभाव, ये पूरी व्यवस्था अलग से वैक्यूम में बना दी जाती है। तो वह प्रभाव जिसमें किसी मेटलिक सरफेस के ऊपर हाई एनर्जी का रेडिएशन डालने पर इलेक्ट्रॉन मेटल के सतह से बाहर निकलने लगते, इस घटना को हम क्या नाम देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, पॉइंट यहाँ पर देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह घटना है, फिनोमेनन है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के कारण मेटल के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर मुक्त होते। इस घटना को नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट आइए, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम वगैरह, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आकार बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से पकड़ कमजोर होगी, तो ये आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का गुण दिखाते हैं। आकार बड़ा, आयनाइजेशन इंथैल्पी कम, वर्क फंक्शन का मान भी कम। वर्क फंक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जाने में जितना एनर्जी लगा, नाम हो गया वर्क फंक्शन। फिर इसमें गौर करिएगा, अगला पॉइंट कहता है लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाता। क्यों? तो लिथियम का आकार छोटा, मेटल सरफेस पर इसके एटम छोटे छोटे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम, पकड़ मजबूत, इसके इलेक्ट्रॉन को उछालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, या दूसरे शब्दों में थ्रेशोल्ड एनर्जी हाई है, या वर्क फंक्शन का मान हाई है, या सीधा समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन को नीचे से निकालने में ज़्यादा ताकत, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए लिथियम आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का गुण नहीं दिखाता, वो नहीं दिखा पाता। इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी भी हाई है, वर्क फंक्शन भी हाई है, और आकार भी छोटा होता। सीजियम और पोटाशियम का आसानी से उपयोग होता, रुबिडियम भी आसानी से यूज किए जाते क्योंकि इनका आकार बड़ा है, आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है, वर्क फंक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर की तरफ लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे। आइए, एक टर्म बना, नाम है हाइड्रेशन इंथैल्पी। ध्यान से देखिएगा इसकी थ्योरी को। अगर वाटर के मॉलिक्यूल को देखें, H2O मॉलिक्यूल को अगर आप देखें, तो H2O मॉलिक्यूल में ये हो गया
O, ये हो गया H, ये हो गया H। दिस इज द ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अगर हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन के ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है, बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचा, बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचा, नतीजा है इस पर चार्ज ये बन गया, H पर चार्ज डेल्टा प्लस और O पर चार्ज डेल्टा माइनस, जो इसके मिलकर बना, और यहाँ भी चार्ज माइनस जो इससे मिलकर बन गया। या सीधा और इजी कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, अभी एकदम सिंपल तरीके से समझ लीजिए। जो वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसा आकार दे दें तो एक तरफ के हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और दूसरे तरफ के हिस्से पर नेगेटिव बना, मतलब इसमें 2 चार्ज बना, चार्ज के लिए पोल नाम देंगे, और 2 बना तो नाम देंगे डाईपोल। अब आइए, हमने NaCl मॉलिक्यूल को लिया, 1 मोल लिया, उसको जैसे ही वाटर में डालेंगे तो Na+ के चारों ओर वाटर का निगेटिव पोल जुड़ जाएगा। Na+ के चारों ओर वाटर का निगेटिव किनारा जुड़ जाएगा, निगेटिव किनारा जुड़ गया, जुड़ता चला गया। इसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को नाम देंगे हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें 1 मोल आयनिक सॉलिड को अगर आप सॉल्वेंट में डाल दें, वाटर में डाल दें, तो इसके पॉजिटिव आयन चारों ओर नेगेटिव से घिर जाते और नेगेटिव आयन चारों ओर पॉजिटिव से घिर जाते। इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती, जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, उसी को नाम देंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब 1 मोल आयनिक सॉलिड को सॉल्वेंट में, वाटर में डालने पर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गैस की तरह अलग अलग हो जाते, मतलब एकदम दूर दूर हो जाते, और पॉजिटिव के चारों ओर वाटर का नेगेटिव किनारा और नेगेटिव के चारों ओर वाटर का पॉजिटिव किनारा जुड़ जाता, और इसके कारण वो स्टेबल हो जाता। जितनी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगा, उसी को हम लोग नाम देंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब गौर करिएगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी में होता क्या, पॉजिटिव के चारों ओर नेगेटिव का जुड़ जाना और नेगेटिव के चारों ओर पॉजिटिव का जुड़ जाना। इस प्रक्रिया को ही नाम देते हाइड्रेशन। अब सोच के देखिएगा, आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, दूरी जितनी कम होगी, उसकी पकड़ उतनी मजबूत होगी। आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, दूरी जितनी अधिक होगी, पकड़ उतनी कमजोर होगी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ऊपर वाले का सबसे अधिक होगा, लिथियम, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी का मान कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट आइए, हाइड्रेशन इंथैल्पी डिपेंड करेगा चार्ज पर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी पकड़ उतनी मजबूत होगी, और वो आयनिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा हाइड्रेशन इंथैल्पी उतनी कम होती चली जाएगी। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन प्रक्रिया एक स्टेबिलिटी की प्रक्रिया है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग ज़्यादा स्टेबल होते, ऑटोमेटिक है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया है, इसमें हीट रिलीज होगा जिसको हिंदी में ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी का पॉइंट निकला। फिर आइए, लिथियम का सबसे छोटा आकार होने के कारण इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे अधिक होगी, और सीजियम का आकार बड़ा होने के कारण इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होगी। अब यहीं से पॉइंट आ गया रेडियस के बारे में। पॉइंट देखिएगा, सबसे पहले हमने लिथियम लिया। लिथियम का अगर आपसे ऐसे कोई पूछे
ऑप्शन बनाकर ABCD पूछे जो बताओ लिथियम में, सोडियम में, पोटाशियम में, रुबिडियम में बड़ा कौन होगा, तो हमें पता है ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा होता है, तो ये सबसे छोटा, ये बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही इसके कंपाउंड को, इसके आयन को आप सॉल्वेंट में डाल देंगे तो Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, आपसे ये मांगा जा रहा बताओ सबसे बड़ा कौन होगा। BVI क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिथियम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आकार छोटा होने के कारण इसके चारों ओर वाटर के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ने के कारण इसका पूरा आकार बहुत बड़ा हो जाता, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसके आकार में कमी होती जाएगी, उल्टा क्रम है। तो हाइड्रेशन जब ज्यादा होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़े रहेंगे, ज्यादा मजबूती से पकड़े होंगे, आकार बड़ा होगा। और जैसे जैसे मेटल का आयन का साइज बढ़ता जाएगा हाइड्रेशन कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा तो आकार में वृद्धि भी, इंक्रीज भी कम होती जाएगी। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, संभालिएगा। इसी में हो गया, बताइए इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा। जवाब मिला लिथियम प्लस का होगा। एक्वस मीडियम में अगर नॉर्मल एक्वस नहीं दे, गैस दे, तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता चला जाता है। अलर्ट रहिएगा। अब यहाँ पर है आयनों का मूवमेंट, गतिशीलता, आयनिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता, फ्लो होता है। तो याद कीजिए, अगर एक जगह समुदाय में, किसी स्कूल में एक बहुत बच्चों का, किसी क्लास के बच्चों का झुंड है जिसमें कुछ बच्चे एकदम दुबले पतले एकदम फिट हैं, कुछ थोड़े से हेल्दी हैं, कुछ बहुत मोटा है। अब इन सबों की दौड़ लगी तो जो दुबला पतला फिट है वो एकदम दौड़ के पहुंच गया, जो थोड़ा हेल्दी है वो भी धीरे धीरे पहुंच गया, और जो काफी मोटा था वो तो थक गया, वो तो बेचारा दौड़ ही नहीं पाया। यहाँ भी वही है, आयनों का आकार जितना बड़ा होगा उसका फ्लो, उसकी कंडक्टिविटी, उससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या आयनों का प्रवाह उतना धीमा होगा। तो सबसे धीमा प्रवाह किसका होगा? लिथियम का, जिसका डाटा दिया गया। उससे बड़ा सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये क्या बताता है? जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रेशन, आकार उतना बड़ा, और आकार उतना बड़ा तो उसकी गतिशीलता, उसका मूवमेंट, उसका कंडक्टेंस उतना कम। फिर आइए आयनिक कंडक्टेंस का ये डाटा देखकर बताया जो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कितना किसका होगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे कंडक्टेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको और मिल गए। अब एक टर्म बना, नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट उस पदार्थ को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का आसानी से लॉस करता है। हम जानते हैं अल्कली मेटल ग्रुप 1 के सदस्य हैं। लेफ्ट से राइट आप जाएंगे मतलब आपके 1 नंबर ग्रुप के हैं। ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा होता, उसके इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से अधिक होती, पकड़ कमजोर होती, आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इजी। बट अगर ये गैस मीडियम में होता तो हम कह देते जो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। परंतु ये जो रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन और काम है ये सॉल्यूशन मीडियम में होता, और सॉल्यूशन मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो 3 चीजों पर निर्भर करता। एक का नाम है सब्लिमेशन इंथैल्पी, एक का नाम है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और एक का नाम है हाइड्रेशन इंथैल्पी। और इन तीनों को मिलाकर एक टर्म दिया गया जिसका आइडिया आपको आगे लगेगा। नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा,
इस टर्म का नाम हो गया SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। थ्योरी कहता है जिसके SRP का मान जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, समझ जाइए वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जितना कम नेगेटिव होगा वो कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दिस इज द थ्योरी। SRP आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ हम थोड़ी जानकारी तो जरूर दे देते हैं इसके बारे में। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जिनका रीजन हो गया बड़ा आकार होता, आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। नेक्स्ट टाइप ग्रुप में रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर का मान इंक्रीज होता है, परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और सोडियम सबसे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिथियम सबसे ज्यादा मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट है। उसका कारण उसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन इंथैल्पी, अभी तुरंत बताए। लिथियम का आकार छोटा, दूरी कम, पकड़ मजबूत, वाटर के साथ मजबूती से जुड़ेगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी का मान हाई। आगे आई किसी भी का रिड्यूसिंग एजेंट का जो गुण हम लोग निकालते हैं वो हमेशा निकलेगा मानक अवकरण विभव, इंग्लिश में नाम देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिस एलिमेंट का SRP जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, समझ जाइए वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। पॉइंट, SRP 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, ध्यान से देखिएगा तीनों के बारे में। फर्स्ट, किसी भी मेटल के सॉलिड स्ट्रक्चर को हम लोग गैस में बदलते, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने में याद होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी, जिसमें डेफिनेशन था एकल गैसीय परमाणु, इंग्लिश में आइसोलेटेड गैसेस स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी नाम होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी। इसलिए पहले हम सॉलिड को गैस में बदलते, इसका नाम होता सब्लिमेशन इंथैल्पी। स्कूल में एक शब्द सुना हुआ होगा ऊर्ध्वपातन, सॉलिड को बिना पिघलाए सीधे गैस में बदल दीजिए। उसके बाद कहता है ये कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब इस गैसेस स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जितना इंथैल्पी चेंज होगा नाम होगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और इसमें वाटर आप दे दीजिए तो इस पॉजिटिव के चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल आकर जुड़ गए। इसमें जितना इंथैल्पी चेंज हुआ उसको नाम देंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब किसी सॉल्यूशन मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट का गुण 3 बातों पर निर्भर करेगा। एक हो गया सब्लिमेशन इंथैल्पी, सॉलिड को गैस में, आयनाइजेशन इंथैल्पी, गैस से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालें, और फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी, इस गैसीय आयन के चारों ओर जो वाटर जुड़ते हैं उसे नाम देंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो इन तीनों को मिलाकर एक वर्ड बना दिया गया, नाम है SRP। हिंदी में नाम हो गया मानक अवकरण विभव, इंग्लिश में नाम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तीनों को मिलाकर ये वर्ड दिया गया। कहा गया जैसे 3 एलिमेंट पर काम करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, और पर भी लिया जा सकता, हम 3 पर लेकर काम कर रहे। ध्यान से देखेंगे, लिथियम छोटा, सोडियम उससे बड़ा, पोटाशियम और बड़ा। इसका मतलब आप अगर लिथियम को लें, लिथियम का आकार छोटा, तो उसको लिथियम के दूसरे, लिथियम के तीसरे, ढेर सारे जितने भी लिथियम, तो इनको सॉलिड से गैस में बदलने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि इनकी पकड़ मजबूत है। तो सब्लिमेशन इंथैल्पी हाई, प्रैक्टिकल मान है, रटना नहीं है, खाली देखना है।
सोडियम का आकार बड़ा है तो इसकी पकड़ इसकी तुलना में थोड़ी कमजोर, तो एनर्जी थोड़ा कम लगेगा। फिर पोटाशियम और बड़ा, दूरी और अधिक, पकड़ और कमजोर, तो एनर्जी और कम लगा। अब तीनों से इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसका आकार छोटा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी, इसमें थोड़ी कम एनर्जी और इसमें इससे भी कम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। हाइड्रेशन, इसमें छोटा आकार होने के कारण इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल काफी जुड़ेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरी हाई। इसमें थोड़े कम जुड़ेंगे, यहां और कम। तीनों का नेट मान मिलाएं तो सबसे कम एनर्जी लेगा हमारा लिथियम, इसलिए लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होने के कारण इसका ये दो मान बड़ा है, लेकिन हाइड्रेशन जो सबसे बोनस पॉइंट निकला, जिसके कारण इसका टोटल एंथैल्पी चेंज का मान कम, सबसे कम ऊर्जा कौन लेगा इस पूरे काम को अंजाम देने में, तो लिथियम लेगा। इसलिए लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट होता। अब यहीं पे पॉइंट, जिस रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जिसके एसआरपी का मान नेगेटिव। इस पूरे में गौर करें तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू लिथियम का, उससे कम आपका सोडियम से, फिर आगे तो ये बढ़ना चालू हो गया, तो ये इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज। मतलब ये एक पर डिपेंड नहीं करता, ये तीनों के नेट मान पर डिपेंड करता है। मतलब सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, इन तीनों के आधार पर डिसाइड होता। जिसमें सबसे कम एनर्जी का यूज होगा, खपत होगा, वो कहलाएगा सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, और वो कौन होता? लिथियम होता। एसआरपी का मान जितना ज़्यादा होगा, समझ जाइए उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक। सोडियम का लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू होता, इसलिए इसका एसआरपी का वैल्यू कम हो जाता। अब आइए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वर्ड का मतलब हो गया जो जितने भी अल्कली मेटल हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के चालक होते आसानी से। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जरा आप समझ लें। हमने लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11281, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो 1 है लेकिन खाली ऑर्बिटल इसमें बहुत है, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 याद होगा, 3p हो गया, 3d, ये सब खाली ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन तो ये तो पूरा नोबल गैस नियॉन हो गया, और यहाँ 3s1 खाली ऑर्बिटल है। तो खाली ऑर्बिटल के कारण इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करते, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज करते मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो जब आप सोडियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता जो आसानी से ट्रेवल करता है, इसलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं। नेक्स्ट आइए, इनके कमजोर इलेक्ट्रॉन आसानी से सॉलिड में फ्लो करते, इसलिए ये कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का चालक। अब एक वर्ड आया लैटिस एंथैल्पी, एकदम इजी डेफिनेशन समझिए। कहता है 1 मोल आयनिक सॉलिड लें। 1 मोल हमने आयनिक सॉलिड लिया, आप नमक ले लें कोई दिक्कत नहीं, NaCl आपने लिया। कहता है इसको हिट करें। हिट करते 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 एनर्जी देते 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 इसके सॉलिड के केटायन और एनायन को अलग अलग कर दें, एकदम दूर दूर कर दें, मतलब वो गैस रूप में बदल दें, एकदम दूर दूर। मतलब A+ को गैस में बदल दिया, B- को भी गैस में बदल दिया, मतलब Na+ को गैस में, Cl- भी गैस में। इस काम को अंजाम देने में जितना एनर्जी लगा, एंथैल्पी लगा, ताकत लगा, नाम देंगे लैटिस एंथैल्पी।
तो लैटिस इंथैल्पी ये बताता जो केटायन और एनायन के बीच की पकड़ कितनी है। अगर ये पकड़ मजबूत हो गई तो लैटिस इंथैल्पी हाई, ये पकड़ कमजोर हो गई तो लैटिस इंथैल्पी का मान लो। लैटिस इंथैल्पी डिपेंड करेगा, जो आकार जितना ज़्यादा छोटा बनेगा लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा, आकार बड़ा होगा तो लैटिस इंथैल्पी का मान कम, पकड़ कमज़ोर होगी। और चार्ज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा समझ जाइए आयनों के बीच पकड़ उतनी मजबूत होगी, लैटिस इंथैल्पी उतनी अधिक होगी। तो यहाँ से आप ये पॉइंट भी ले सकते, जैसे कोई आपको कह दिया NaCl, फिर दे दिया CaCl2, फिर AlCl3, तो इससे ज़्यादा लैटिस यहाँ MgCl2 कर दीजिए। गौर करिए Na पर +1, Mg पर +2, Al पर +3 बनता चला गया। दिस इज द पॉइंट। अब लैटिस इंथैल्पी, अल्कली मेटल का लैटिस इंथैल्पी का मान हाई होता क्योंकि वो बहुत आयनिक है, आसानी से वो आयन में बदल जाता, आयनिक गुण उसमें ज़्यादा होने, चार्ज +1 होता, लेकिन आयनिक गुण ज़्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होने के कारण वो मजबूती से आपस में जुड़ा रह सकता। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर लैटिस इंथैल्पी का मान डिक्रीज करता है। अगला पॉइंट हो गया सॉल्युबिलिटी, लास्ट पॉइंट। हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी में एक थ्योरी केमिकल बॉन्ड में आप सीखेंगे या सीख चुके होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब जो आयनिक है वो वाटर में आसानी से घुल जाता क्योंकि वाटर भी आयनिक है, और जो कोवेलेंट है, नॉन पोलर है, जिसमें चार्ज नहीं है, वो नॉन पोलर में घुलेगा। मतलब जैसे आप नमक ले लें, पानी में डाल दें, तुरंत घुल गया। घर में अगर रंग रोगन का काम हो रहा है और आप गलती से आपका हाथ सट जाए और उसमें पेंट लग जाए, तो ऐसी हालत में आप उसे पानी से कभी ना धोएं, क्योंकि ये जो रंग है, ये जो पेंट है, डिस्टेम्पर है, ऑयल पेंट है, ये होता नॉन पोलर। और नॉन पोलर को छुड़ाने के लिए नॉन पोलर मीडियम ही चाहिए, मतलब किरोसिन ऑयल, तारपीन तेल, पेट्रोल, इन सबों में वो घुलेगा। और उसको अगर पानी में अगर आप धो लेंगे, फिर सुखाने के बाद टच कीजिएगा तो वो एकदम चिपकेगा, चट चट करेगा। इसका मतलब हो गया जो आयनिक कंपाउंड है वो आसानी से वाटर में पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलेगा। हमारे अल्कली मेटल के कंपाउंड पोलर हैं, इसलिए वो आसानी से वाटर में घुल जाते हैं क्योंकि वो आयनिक हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ये देखा जाता ऊपर से नीचे, क्योंकि अब यहाँ पर जो पॉइंट है उसको समझिएगा। सॉल्युबिलिटी का थ्योरी, A+ और B- के बीच की जो ये पकड़ है, इस पकड़ को नाम देते लैटिस इंथैल्पी। जिसका लैटिस इंथैल्पी ज्यादा, मतलब उसकी पकड़ बहुत मजबूत। अब ये A+ अगर वाटर के चारों ओर मॉलिक्यूल से घिर जाए और B- भी वाटर के पॉजिटिव किनारे से घिर जाए, इसमें जितना एनर्जी रिलीज होगा उसे नाम देंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी, और ये कहलाएगा लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी। अब मुकाबला इन दोनों के बीच में, लैटिस अगर ज्यादा हो गया, हाइड्रेशन कम हो गया तो वो नहीं खुलेगा। लैटिस कम और हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, हाइड्रेशन मतलब इसको तोड़कर अलग करके चारों ओर घेर घेर के दूर दूर कर देना, इसी को नाम देते हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन अगर ज्यादा हो गया, स्टेबल हो गया, लैटिस कम हो गया तो वो आसानी से घुल जाएगा, और लैटिस ज्यादा हो गया, हाइड्रेशन कम हो गया तो वो आसानी से नहीं घुलेगा। अब इसमें एग्जाम्पल आप यहां देख लें,
सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड करेगा जो लैटिस एंथैल्पी का मान यदि कम, हाइड्रेशन अगर अधिक हो तो वो आसानी से घुल जाता। लेकिन आप फ्लोराइड और कार्बोनेट में ये पाएंगे जो लैटिस में ज़्यादा कमी हो जाती, ज़्यादा डिक्रीज कर जाता, हाइड्रेशन कम डिक्रीज करता, मतलब इन दोनों में अगर मुकाबला लें तो लैटिस में डिक्रीज ज़्यादा हो जाता, हाइड्रेशन में उतना डिक्रीज नहीं होता, तो बाजी हमारा हाइड्रेशन मार ले गया। इसलिए फ्लोराइड और कार्बोनेट जो होते वो ज़्यादा सॉल्युबल होते ऊपर से नीचे आने पर। हमारा लेक्चर नंबर 3 ब्लॉक का कंप्लीट हो गया। ध्यान से इसे पढ़कर और एनसीईआरटी को धीरे धीरे आप रीडिंग मार लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।